नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को विष्णु की पाती नाम से जनता के लिए संदेश जारी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर मैं मंत्रिमंडल के सभी साथियों को बधाई देता हूँ। संगठन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। जनता का आभार जताता हूं, जिन्होंने ऐतिहासिक जनादेश देकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर दिया। इस 1 साल को हमने विश्वास का साल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में अविश्वास का माहौल था, लोकतंत्र पर खतरा मंडरा गया था, लेकिन हमारी सरकार में लोकतंत्र को कायम करने, संविधान की रक्षा करने का काम किया है। भ्रष्टाचार पर लगाम, गुनहगारों पर कार्रवाई, किसानों के साथ न्याय, धान का कटोरा भरा हुआ है, महतारियों का वंदन, गरीबों को पीएम आवास, पीएससी के युवाओं के साथ न्याय, ये सब हमारी सरकार के 1 साल में पूरा हुआ है। कल 13 दिसंबर है और हमारी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और ये पहला साल आप लोगों के सहभागिता के साथ विकास के लिए समर्पित रहा है। कल ही 13 दिसंबर के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए लोकतंत्र को ही भरोसे में डाल दिया था और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। और आज जब 1 साल पूरा होने को है तो उसके एक दिन पहले आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछले विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र है। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया और हम लोगों को बड़ा जनादेश देकर सरकार में बैठाया। तो हम लोगों ने भी जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे, यहाँ की बहनों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, जो गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और कमज़ोर वर्ग के लोगों को सहयोग करने के लिए जो भी वादा किए थे, इस 1 साल में उसको पूरा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और हमने ये भी वादा किया था कि इस प्रदेश में सुशासन स्थापित करेंगे और आज पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में तत्परता के साथ कार्रवाई भी हो रही है और उनको दंडित करने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा था कि धान का कटोरा इस छत्तीसगढ़ में जो अन्नदाता किसान हैं उनको धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, वादा हमारी सरकार ने निभाया है।
प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। और 2 साल का बकाया बोनस जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस जो था 2023 के दिसंबर 25 को, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, जो भारत रत्न हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, उस दिन ये बकाया राशि देने का काम किए। उसी तरह से आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1-1 हज़ार रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 किस्त दे चुके हैं और कुल 6,530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये वादा था चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि जो पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं और उनका आवास स्वीकृत करना, मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट से हम लोग पास करा लिए और आज गौरव के साथ बता रहे हैं कि हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास का और लगातार स्वीकृति भी दे रहे हैं। उसी तरह से ये भी वादा था कि जो विशेषकर बस्तर और आपका सरगुजा संभाग है, नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। इन सभी के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। ये मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर पर अबुझमाड़ के जंगल में गुरुवार की सुबह हुई। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। सुरक्षा बलों को मिली सफलता पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान चल रहा था, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूं। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज सूचना के आधार पर कार्रवाई की जाती है और भागते हुए नक्सलियों को ड्रोन से ट्रेस किया जाता है, इसलिए किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। आने वाले वर्ष में बस्तर का लाल आतंक बस्तर से समाप्त होना चाहिए। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, मोबाइल टावर पहुंचना चाहिए। ये सरकार का संकल्प है। सूचना के आधार पर कार्यवाहियां की जाती हैं। भागते हुए नक्सलियों को ड्रोन से उनको ट्रेस किया जाता है और इसलिए अब रास्ता किसी के पास कुछ नहीं है। या तो आकर के सरेंडर करें या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बहुत स्पष्टता के साथ आने वाले वर्ष में नक्सलवाद का लाल आतंक बस्तर से समाप्त होना चाहिए। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल टावर पहुंचने चाहिए। ये सरकार का संकल्प है। विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्टता के साथ इसका मार्गदर्शन किया हुआ है। माननीय अमित शाह जी का बड़ा संकल्प है। विगत 5 वर्षों में 219 नक्सली मारे गए थे और इस वर्ष में 220 नक्सली मारे गए हैं, एक वर्ष में ही। और इतना ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में जो नौजवान हैं वो मुख्यधारा से जुड़े रहे, इसके लिए बस्तर ओलंपिक जैसे बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिन्होंने सरेंडर कर दिया है वो आकर के बस्तर के गांव-गांव में घूम करके सरेंडर करके वो मुख्यधारा में बड़ा ओहदा कैसे मिला, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। हमारे नक्सल पीड़ित तो दिल्ली पहुंच करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर चुके हैं। बड़ा परिवर्तन बस्तर में आपको। अभी 7 नक्सली मारे गए हैं और मुठभेड़ जारी है। नारायणपुर में नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। और आपने जो बिजली की समस्या बताई है वो सरकार के संज्ञान में है और उस पर विचार विमर्श चल रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को कोरबा के सीएसीबी फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण व भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले वासियों को लगभग 625 करोड़ 28,56,000 रुपए से अधिक लागत के 284 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा वासियों की मांग पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। आज ऊर्जा नगरी कोरबा के ये पावन धरती में 625 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम और 100 से भी ज्यादा जोड़ी के मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह और हमार कई तरह के लाभार्थी मन के विभिन्न योजना में सामग्री वितरण समारोह में आज मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यशस्वी उप मुख्यमंत्री और आप मन के जिला के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव जी जेमन के विधानसभा के समय में होंकार आप मन सुने हैं, नहीं सहिबो बदल के रहबो, है ना। और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता मन में उत्साह के संचार करके पिछला सरकार ला उखाड़ फेंके में जेकर बहुत अहम योगदान रही से ऐसे आदरणीय श्री अरुण साहू जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, उमला दिल्ली जाना रही से इसलिए उमन यहाँ से चले गिन। आप मन के यहाँ के लोकप्रिय विधायक और हमारे सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी और जवन के विभाग से आज मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह संपन्न होते, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी उमन भी वापस चल दिन। हमारे विधायक श्री प्रेमचंद पटेल जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो विभिन्न पदों में रह के सेवा करी, ऐसे ननकीराम कंवर जी। तो 2 जोड़ा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह में आज दाम्पत्य जीवन में जुड़ा थे। तो ये नव दाम्पत्य मला भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मला शुभकामना देता हूँ। उमन के दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करत हूँ। और कल हमार इस सरकार के 1 साल पूरा होने वाला है। 13 दिसंबर 2023 के सरकार शपथ ले रही से और कल 13 दिसंबर 2024 एला हमन जनादेश पर्व के रूप में मनाथन। आप सबके आमंत्रण है, कल आप सब रायपुर में आवा। और सौभाग्य छत्तीसगढ़ के कि हमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी कल रायपुर में आने वाला हैं। छत्तीसगढ़ के जनता ला धन्यवाद देहबर। तो आप सबके आमंत्रण है और 1 साल के अंदर में मोदी के गारंटी में जो जो भी हमार वादा रही से वो सब ला पूरा करे के काम करे हन। कांग्रेस के सरकार में जो 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहिन और हमारे प्रधानमंत्री ये वादा करे रहिन कि भाजपा के सरकार बने तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही 18 लाख गरीब मन के आवास के स्वीकृति। और आज आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला सरकार शपथ ले रही से और अगले ही दिन कैबिनेट बुलाकर पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमन कर देहन। और आज ये कार्यक्रम में कई जन के हमन चाबी भी सौंपे हन, गृह प्रवेश हमन के होते और नया स्वीकृति भी होते। आज हमारे छत्तीसगढ़ में गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू होगी से आज किसान मन के लिए भी वादा करे रहन। आज 21 क्विंटल
प्रति एकड़ धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत देत हन, 14 लाख किसान के 2 साल के बोनस बांटे रहीस, ओला भी 3716 करोड़ रुपया एक मुश्त। पिछला 25 दिसंबर हमारे अटल जी के जन्मदिन जोनला सुशासन दिवस के रूप में मनाथन, वो दिन 3716 करोड़ रुपया देहे के काम करे हन। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में हर महीना 1-1 हजार रुपया महतारी बंधन के पैसा जात है। आज इस वाला में गिनाए बर नहीं आए हो, हमारे डिप्टी सीएम भी बताइन है कि सब काम साए साए होते ना। तो बाकी और भी तेंदुपत्ता के दाम भी बढ़ा दे हन, 4000 से 5500 प्रति मानक बोरा। रामलला दर्शन योजना वो भी शुरू करे हैं, बाकी कामला भी हमन करबो और हमारे वादा रही इसके। अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर तीजनबाई का स्वास्थ्य लगातार इन दिनों खराब होता जा रहा है। इसे लेकर तीजनबाई की बहू ने दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर तीजनबाई का स्वास्थ्य इन दिनों खराब चल रहा है। साथ ही बता दें कि 8 महीने से तीजनबाई को पेंशन भी नहीं मिल रही है। इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है, जिसको लेकर अब परिजनों ने उनके इलाज को लेकर चिंता जाहिर की है। तीजनबाई के परिजन गुरुवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई और इसके बाद दुर्ग कलेक्टर ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है। में बड़े हम मनन बहु मनाओ, लेकिन लेडीज ज्यादा हन, बच्चा ज्यादा हन और जेंट्स बहुत यही छापे रही से पहले अभी तो न्यू वाले मन अभी किसको पता है, जब से मैं की मम्मी के तबियत खराब है सब। परिजनों का कहना है कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर तीजनबाई को लेकर परिजनों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से लगातार तीजनबाई के स्वास्थ्य में परेशानियां आ रही है और साथ ही पिछले दिनों से उनका बीपी भी बढ़ा हुआ है। उनका स्वास्थ्य खराब है। उन्हें पद्मश्री की पेंशन जो 5000 रुपये मिलती है वे पिछले मार्च महीने से नहीं मिली है। पेंशन नहीं मिल पाने के कारण उनका इलाज भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। संस्कृति विभाग के अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिवार के सदस्यों को यदि सरकारी नौकरी मिलती है तो उनकी जीविका का साधन बन सकता है। तो पहले 2-3 महीने से डॉक्टरों की टीम लगाए हुए हैं। 2-3 महीने पहले बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ था और तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था उनका मम्मी का, तो हॉस्पिटल में भी भर्ती किए थे। तो 2-3 दिनों बाद उनका छुट्टी हुआ और बीपी नॉर्मल हो गया था। अभी 2-3 दिनों से बीपी और बढ़ा हुआ है और डॉक्टरों की टीम अभी 2-3 दिनों से लगातार आ रही है। पहले भी आते थे तो बीपी कंट्रोल हो गया था तो बीच बीच में चेकअप करने के लिए आते थे और बीपी कंट्रोल होने के बाद थोड़ा तबीयत ठीक था तो थोड़ा कम आना था और जैसे ही बढ़ा है पता चला तब से फिर रेगुलर आ रहे हैं। संस्कृति विभाग से दास सर आए थे और पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए बोले थे, लेकिन हम लोग अप्लाई कर दिए करके बोले हैं। तो सर बोले फॉर्म दिए, जाके एक बार और प्रोसेस आगे बढ़ाओ करके बोलना और फॉर्म जमा कर देना, क्योंकि रायपुर संस्कृति विभाग नहीं पहुँचा है बोले और आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं। तो मम्मी का बिल वगैरह है क्या बोले, तो मैं बोली बिल है, तो बोले 50,000 तक का बिल दे दीजिए हमको, फिर हम लोग आर्थिक सहयोग दिलाएंगे ऐसे करके बोले। तो 50,000 का अमाउंट का बिल मैं इनको दी है। पहले का थोड़ा याद नहीं है, लेकिन अभी तो कोई नहीं आए हैं, लेकिन फ़ोन आ रहे हैं, कोई कोई सहयोग करेंगे करके बोल रहे हैं, लेकिन कॉल अच्छे से रिसीव नहीं हो पा रहा है ना, बात नहीं हो पा रही है। उसके बाद में बता पाऊंगी सर आगे क्या है। नहीं, हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे हम लोग, घर में इलाज चाहिए हम लोग को। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो मम्मी हाइपर चिल्लाने लगती है, हॉस्पिटल में नहीं रहती है, उसको परिवार को बीच में रहना पसंद है और हॉस्पिटल में जाने के बाद ना उनका तबीयत और थोड़ा बिगड़ने लग जाता है। इसी वजह से हम लोग हॉस्पिटल के लिए कभी मतलब बोले नहीं है, घर में इलाज चाहिए, जो भी इलाज चाहिए हम लोग को। समस्या तो माँ का बीपी बढ़ी है, 2-4 रोज हो गया है और कुछ भी समस्या नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ कलेक्टर आपस में आए हैं और बोल रहे हैं। तो कलेक्टर मैडम बोली है कि सहयोग मिलेगा, ऐसे करके बोल रही है। अभी तो स्थिति तो उसके बच्चे जैसे है, बच्चे जिसे खाना खिलाते हैं, बच्चे जिसे उसको पानी पिलाते हैं, 2 आदमी पकड़ के उसको उठा के बैठाते हैं। इसीलिए हम सहयोग मांग रहे हैं कि हम लोग से मिले और कुछ मदद मिले, ऐसे करके बोल रहे हैं। जो माँ का जो एयर था ना,
तो ठीक था। और जब माँ जब लाचार हो गई है ना, तो स्थिति थोड़ा कमजोर पड़ गई है। आया था वो छोटी मैडम है ना, वो जाने की, चलो वहाँ बात करेंगे थोड़ा। क्या बोले वो गुड़िया जानेगी उसको, मैं तो थोड़ा दूर रहती हूँ, थोड़ा उससे बात करनी। आपका नाम बताइए। इधर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी का कहना है कि तीजनबाई छत्तीसगढ़ की गौरव है। उनके इलाज और वित्तीय व्यवस्था के लिए हर संभव मदद जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। उनके परिजनों की तरफ से मांग की गई है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। लगभग 3-4 महीने पहले उनके स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मिली थी, तो तब से हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक डॉक्टर की ड्यूटी वहाँ पे लगा के रखी हुई है, जो लगभग हर दिन उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। तो उनको जो पैरालिसिस था उसके बाद में फिजियोथेरेपी की आवश्यकता थी, वो भी उनकी लगातार चल रही है। डॉक्टर चेंज करने के लिए उनकी बहू आ जाई थी, उन्होंने कहा है, तो उस सीएमएचओ से चर्चा करके वो निर्देश दे दिए गए हैं। बीपी वगैरह के उनके जो इश्यूज़ हैं वो दवाइयाँ उनकी लगातार चल रही। डॉक्टर हमारे हर दिन उनके यहाँ जाते हैं। दूसरा जो पेंशन का इशू है, 2 तरीके की पेंशन उनको रहती है। जो जीएडी की पेंशन है वो सितंबर तक की जारी हो चुकी है। जो कल्चर डिपार्टमेंट की पेंशन के बारे में उन्होंने आज अपना पूरा आवेदन दिया है, तो हमने एक अपने जिला स्तर के अधिकारी को डिप्यूट कर दिया है, जो संस्कृति विभाग से समन्वय करते हुए जितना तीव्र गति से उसको हो सकता है वो करवा सकते हैं, करवा लेंगे। और जो आर्थिक सहायता की बात है, उनकी बहू भी आई थी, उन्होंने एप्लीकेशन हमें दे दिया है। अभी हमारी जिला प्रशासन की विजिट टीम भी उनका विजिट कर रही है। जो भी उनके परिवार को सहयोग लगेगा वो हम उनको सितंबर के महीने तक की पेंशन हमने अभी आज चेक करवाया है, उनको जारी हो चुकी है। तो वो जो खाते की जानकारी लेकर के उनको अवगत करा दिया जाएगा। सितंबर के बाद का पिछले जो 2 महीने का है वो आवंटन जैसे प्राप्त होता है उनको जारी हो जाएगा। अभी आज मेन इशू उनकी जो पुत्रवधू आई थी उनके द्वारा यही किया गया है कि उनके मझले पुत्र बस है और वो खेती बाड़ी करते हैं, तो परिवार को जो आर्थिक समस्याएं हैं अभी उनका भी असेसमेंट करके जो उनका बेहतर सहयोग किया जाएगा वो हम करेंगे। जैसा आपने बोला, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमारे लिए गर्व की बात है कि वो दुर्ग जिले के निवासी हैं और हर संभव प्रयास उसमें प्रशासन के द्वारा जो पद्मश्री कलाकार रहते हैं और संस्कृति विभाग के द्वारा जो पेंशन रहती है, जिसमें जो रजिस्टर्ड कलाकार है उनके शासन के द्वारा जैसे आवंटन होता है उनको जारी कर दिया जाता है। अन्य कलाकार अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमसे संपर्क कर ले और उनकी जो भी दस्तावेजी प्रक्रिया रहती है उसको त्वरित गति से करा करके शासन को उनका आर्थिक सहायता के लिए आज उन्होंने बात करी है। तो हेल्थ का पूरा टीम हमारा ध्यान रख रही है, बाकी सहयोग रहेगा तो वो हमारी टीम अभी आज जा रही है, उनका सहयोग। ठीक है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार की शाम भाटागांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में नवनिर्मित इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर रायपुर जिले में 1000 सीटर को वर्किंग स्पेस और नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक जोन में एक बॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि हमने नई उद्योग नीति में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान रखे हैं। जो उद्यमी अपना स्टार्टअप आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए हमने नई औद्योगिक नीति में अनेक रियायतें की व्यवस्था की है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम राज्य में स्टार्टअप एसोसिएशन की स्थापना भी करने वाले हैं। एसोसिएशन के माध्यम से उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोगों को एक समूह के रूप में संगठित किया जा सकेगा और इससे अनूठे विचारों को साझा करने का बेहतरीन वातावरण भी साकार होगा। आप सभी को मालूम है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने एवं रोजगार के नए अवसर पैदा करने स्मार्ट सिटी का विचार क्रियान्वित किया। रायपुर को भी स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। रायपुर शहर में स्मार्ट सिटी के अनुरूप सुविधाओं को लगातार बढ़ाने के लिए हम पहल कर रहे हैं। मैं नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं कि आप देश के अग्रणी नगरीय निकाय में से हैं जिन्होंने अपनी पहल पर कोवर्किंग एंड इनोवेशन सेंटर का निर्माण किया है। हमारे युवा उद्यमियों के दिमाग में उद्यम के बहुत से विचार हैं। वे अपना स्टार्टअप आरंभ करना चाहते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए, वे कमाल करके दिखाएंगे। हमारी सरकार युवाओं के लिए यही सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रही है। स्टार्टअप के लिए एक ऑफिस चाहिए, फर्नीचर चाहिए, एक अच्छा लोकेशन चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, वाईफाई चाहिए, लेकिन इतने सब कुछ के लिए जो बजट लगता है वो भी सभी उद्यमों के बस की बात नहीं होती है। कोवर्किंग एंड इनोवेशन सेंटर के रूप में हम यही ऑफिस स्पेस उन्हें उपलब्ध कराना चाहते हैं। 48 लाख रुपए की लागत से जयस्तंभ चौक के मल्टी लेवल पार्किंग सेंटर में आरंभ स्टार्टअप कोवर्किंग सेंटर तथा 1 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में इनोवेशन सेंटर तैयार किया गया है। यहाँ स्टार्टअप उद्यमों को काम करने के लिए ऑफिस मिल जाएगा, प्राइवेट केबिन होंगे, कंप्यूटर मिल जाएंगे और फर्नीचर उपलब्ध होगा, कैफेटेरिया होगा, प्रेजेंटेशन के लिए ऑडिटोरियम होगा। उन्हें केवल अपने आइडिया पर काम करना होगा। क्योंकि कोवर्किंग सेंटर होगा तो अन्य स्टार्टअप कंपनियां भी यहाँ ऑपरेट करेंगी। इस तरह से एक तरह की सोच वाले उद्यमी एक ही स्थान पर काम करेंगे, जिससे वे आपस में विचारों को साझा भी करेंगे, जिससे नवाचार का एक बेहतरीन वातावरण राजधानी में तैयार होगा। आज हमारे बीच रितेश अग्रवाल जी हैं। आप सभी इन्हें ओयो समूह के फाउंडर के रूप में जानते हैं। रितेश जी की आयु केवल 31 साल है। उन्होंने अपनी सोच से बड़ा मुकाम हासिल किया है। उनके लिए एक बार सभी ताली बजाएंगे। उनके पास एक विचार था कि लोग अच्छे सुविधाजनक होटल चाहते हैं। डिजिटल क्रांति उसी समय शुरू हुई थी। लोग तेजी से स्मार्टफोन अपना रहे थे। उन्होंने ओयो ऐप आरंभ किया और इस छोटे से विचार ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्रांति ला दी। छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवाओं के पास ऐसे अनेक विचार हैं। हम उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पित हैं। आज कोवर्किंग एंड इनोवेशन सेंटर की शुरुआत इसी का हिस्सा है। हमने नई उद्योग नीति में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान रखे हैं। जो उद्यमी अपना स्टार्टअप आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए नई औद्योगिक नीति में अनेक रियायतें हम लोगों ने व्यवस्था की है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम लोग राज्य में स्टार्टअप एसोसिएशन की स्थापना भी
करने वाले हैं। एसोसिएशन के माध्यम से उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोगों को एक समूह के रूप में संगठित किया जा सकेगा और इससे अनूठे विचारों को साझा करने का बेहतरीन वातावरण भी तैयार होगा। आज हम मॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ भी कर रहे हैं। महानगरों के समाचार को हमने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय कर्मचारी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये कर्मचारी 3 माह के वेतन भुगतान, एरियर्स भुगतान समेत कुल 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर 179 नगरीय निकाय के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश प्रवक्ता विकास मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कई नगरीय निकायों में 1 से 3 माह का वेतन भुगतान लंबित है। इस बारे में विभागीय मंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है। राज्य शासन ने 1 तारीख को वेतन भुगतान करने के लिए आदेश जारी किया है, लेकिन निकायों के अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए 184 नगरीय निकाय कर्मचारियों ने 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आज की अनिश्चितकालीन हड़ताल है जो हमारा संघ 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में गया हुआ है। इसकी जो प्रमुख मांगे हैं, हमारा 1 तारीख को प्रतिमाह हमको वेतन चाहिए। हमारे जो प्लेसमेंट कर्मचारी को जो ठेका पद्धति में रखा गया है उसको ठेका पद्धति से मुक्त करके उन्हें दोबारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाने का है। हमारी तीसरी मांग है कि हमारी जो भी कर्मचारी एक ही पद में कई सालों से काम कर रहे हैं उनको पदोन्नति दिया जाए। हमारी जो चौथी मांग है वो है उनको नियुक्ति की। हमारे जो भी साथी कर्मचारी जिनके आश्रित परिवार लोग हैं उनको नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए। और हमारे अगली मांग है जो 6ठा और 7वां वेतन आयोग का जो हमारा एरियस है वो सरकार हमको जल्द से जल्द दे। इसके पहले भी आप लोग बैठ सकते हैं? इसके पहले भी हमने 3 महीने पहले भी हम इसी जगह पर हम 3 दिन की हड़ताल किए थे और पिछले महीने 11 तारीख आज ही के दिन हम बिलासपुर में भी 3 दिवसीय हड़ताल पर हम बैठे थे और उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी समस्त मांगों पर हम विचार करेंगे और जल्द से जल्द समाधान करेंगे। अगली कार्य योजना आपकी क्या है? अभी आज हमारा पहला दिन है और हम अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं। यदि हम लोग 3-4 दिन में यदि हमारी कोई भी मांगों पर विचार नहीं होता, अगर राज्य शासन ध्यान नहीं देती है तो हम पूर्णकालीन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर पूरे प्रदेश भर में विकासखंड स्तरीय पशु मेले का उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग विकास खंड में भी कई ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्रों में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल को 1 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसकी खुशियां मनाते हुए ये प्रदेश, जो कि कृषि प्रधान प्रदेश कहलाता है, पूरे प्रदेश भर में विकासखंड स्तरीय पशु मेले का उत्सव प्रदर्शनी के माध्यम से किया जा रहा है। शुरुआती दौर में ये आयोजन दुर्ग विकास खंड में देखने को मिला, जहां ग्रामीण अंचलों में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हम भी ऐसे ही एक प्रदर्शनी में रिसाई नगर निगम क्षेत्र के नेवई पहुंचे, जहां इस मेले का आयोजन किया गया था, परंतु इस मेले को देखकर हमें बहुत मायूसी हुई, क्योंकि जिस स्तर पर इस मेले का आयोजन किया जाना था हमें वैसा कुछ नजर ही नहीं आया। गिने चुने 5 से 10 पशु मालिक अपने पशुओं को लेकर प्रदर्शनी में पहुंचे थे, जो उन्होंने अपने पशुओं का प्रदर्शन किया। राज्य शासन की तरफ से प्रयास पूरा किया जा रहा है। जो किसान खेती के कामों को छोड़कर दूसरी तरफ पलायन कर रहे हैं, उन्हें वापस खेती किसानी की तरफ खींचा जाए, परंतु इस मेले में उंगलियों पर गिने जाने वाली उपस्थिति को देखकर बहुत से सवाल उठ खड़े हुए। इस प्रदर्शनी में उप संचालक पशुपालन विभाग दुर्ग डॉक्टर SP सिंह पहुंचे हुए थे, जिन्होंने राज्य सरकार के द्वारा आयोजित इस पशु मेले उत्सव प्रदर्शनी का उद्देश्य बताया। आज इसका उद्देश्य ये है कि किसानों में जागृति लाना, किसानों को जानकारी देना, नस्ल किस तरह से नस्ल सुधार में हम आगे बढ़ सकते हैं, शासन की योजनाओं की जानकारी देना, उन्हें ये बताना कि किस तरीके से हम अपने पशु की जो नस्ल का सुधार कर सकते हैं। मेन ये रहता है कि किसान एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से जानकारी लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर उन्हें पता चलता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने दुग्ध उत्पादन में या अन्य पशुओं से संबंधित किसी भी उसमें। तो ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है और जो शासन की सभी योजनाएं हैं उनको हम किसानों तक यहाँ पहुँचा पाते हैं, इसीलिए इस शिविर का आयोजन किया जाता है। सर, आज कितने लोग शामिल हुए? लगभग 150 से 200 लोग के करीब होंगे
और मेला सफल रहा। जो प्रगतिशील किसान थे उन्हें प्राइज़ भी दिए गए, उन्हें उनके जो उन्होंने किया है उसके लिए एक शासन की तरफ से एक छोटी सी योजना है, उसमें हमने पुरस्कार भी दिए हैं और उनको प्राइज़ भी दिया गया है। उप संचालक पशुपालन विभाग दुर्ग ने बताया कि वह किसी भी सूरत में साकार होता नहीं दिख रहा है। अब इसमें या तो किसानों की लापरवाही कहें या फिर प्रदेश सरकार का लापरवाही, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए ही आयोजन कराने की बातें कही। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also
अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर जिले से 5 माह पहले अपने जीजा के घर से गायब हुई 16 साल की नाबालिग लड़की का शव कुनकुरी थाना क्षेत्र के एक गांव के खेत में मिला। प्रेमी ने प्रेमिका के शव को खेत में दफन करके उसके ऊपर धान बो दिया था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मजिस्ट्रियल ऑर्डर के बाद खेत को खुदवाकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना की वजह लव ट्रायंगल के बाद उपजे विवाद को बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि खेत से शव को निकालवाने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष शव उत्खनन का कार्य किया जा रहा है विधिक प्रक्रिया के तहत। और जो कहानी यहाँ पर आई है, पुलिस
ये लव ट्रायंगल का मामला था और पुलिस के पास चूँकि गुम इंसान कायम हुआ था। ये पूरी कहानी है। जो बच्ची यहाँ पर जिसका शव उत्खनन हो रहा है, ये अपने जीजा जी के पास आई हुई थी और वहाँ से एक लड़का जो आरोपी है उसके संपर्क में थी और उस दिन रात को इस लड़के के साथ 6-8 को लड़के के साथ में इस गांव में आ जाती है। यहाँ पर आने बाद कहानी में एक और लड़की की एंट्री होती है जो ये आरोपी है इसकी पूर्व प्रेमिका का, वो भी यहाँ पर आती है और यहाँ पर आने पे दोनों के बीच में विवाद होता है। इस विवाद को लेके वो बोलती है मैं भी मरने जा रही हूँ, लड़का उसके पीछे पीछे जाता है, फिर उसको मना के लेके आता है। इस बीच में इस लड़की को अपने आउट हाउस, इसका घर है एक जहाँ पर गांव में ही दूसरा घर है, वहाँ पर रखा हुआ था और इसको छोड़ के लड़का चला जाता है। दुर्ग शहर में लगातार बढ़ते घुमंतु मवेशियों के साथ ही पागल हुए सांड की धरपकड़ अभियान जारी है। इसी कड़ी में दुर्ग नगर निगम के भाजपा पार्षद अजीत वैद भी काऊ कैचर की टीम के साथ मदद करते नजर आए। आपको बता दें, दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार शहर में घूम रहे घुमंतु मवेशियों की धरपकड़ का अभियान चलाकर इधर उधर घूम रहे पशुओं की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में सुबह वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के पार्षद अजीत वैद की सराहनीय भूमिका भी सामने नजर आई। उन्होंने सुबह अपने वार्ड भ्रमण के दौरान देखा कि एक पागल सांड जो वार्ड में दहशत फैलाने के साथ ही लोगों को परेशान कर रहा था और परेशानियों का सबब बना हुआ था। वो स्ट्रिंग में फंस गया ना। चल चल नगर निगम की काऊ कीचड़ टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया और इस दौरान वार्ड के सक्रिय युवा पार्षद अजीत वैद भी मदद करने कूद पड़े और अंत में उस सांड को काऊ केचर के वाहन में डालकर कर्मचारियों की मदद की। ये पहली बार नहीं हुआ है कि वार्ड 12 के भाजपा पार्षद अजीत वैद अपनी सेवा कार्य के साथ वार्ड की जनता के साथ नजर आए हैं और दरिया दिली दिखाया है और व्यवहार के लिए वो जाने भी जाते हैं। वो अपने वार्ड की जनता के लिए जमीनी लड़ाई तक में उतरकर उस संबंधित कार्य के लिए प्रदर्शन में उतर जाते हैं और इतना ही नहीं, उनके इसी व्यवहार के चलते वार्ड के युवा, महिलाएं व बच्चे उनका बहुत आदर व सम्मान करते हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कांकेर जिले में शिक्षा के मंदिर में अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। जिले के अंदरूनी इलाके के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में चपरासी का छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्राचार्य बीएल मंडावी ने 10 दिसंबर को चपरासी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पटेल ने तत्काल कोयलीबेड़ा खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी है और जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। देखिए, अभी इस संबंध में मुझे कल ही एक सूचना प्राप्त हुई है। उस सूचना के आधार पर हमने बीओ कोयलीबेड़ा और वहाँ के एवीओ प्लस 2 महिला प्रिंसिपल की एक समिति बना करके इस पूरे मामले की जांच के लिए भेजा हुआ है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही घटना क्या है, मामला क्या है, वो पता चल पाएगा। विद्यालयों में हमेशा जागरूकता के लिए बच्चों को गुड टच, बैड टच, इसका हमेशा कार्यक्रम किए जाते हैं विद्यालय स्तर पे और महिला बाल विकास के तरफ से भी हमारे विद्यालयों में, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे विद्यालयों में अवेयरनेस के लिए बच्चों में क्या है गुड टच, बैड टच, इसको ऑलरेडी प्रोग्राम के तहत बताया जा रहा है। और उसके बाद भी यदि इस तरीके की बात आ रही है और पर्टिकुलर अभी ये एक ही विद्यालय का मामला है, ऐसा कोई और विद्यालय में नहीं मिला है, तो इसकी जांच करके जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। कौन सा ब्लॉक का है? ये कोयलीबेड़ा ब्लॉक का है और विद्यालय का नाम है हायर सेकेंडरी स्कूल छोटे बेटिया।
दुर्ग के सिविल लाइन कसारी डी स्थित प्रसिद्ध श्री साईं बाबा मंदिर का 3 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन बच्चों ने चित्रकला और मेहंदी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। दुर्ग के प्रसिद्ध श्री साईं बाबा मंदिर में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष 48वें वार्षिक महोत्सव में रंगारंग छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजनों की प्रस्तुतियों के अलावा विविध प्रतियोगिताएं की जाएगी और जो आकर्षण का केंद्र होगी। मेरे को मिल गया था समाचार, तो बोला घबराओ मत, बोले कोई गलत नहीं हुआ। इस दौरान महोत्सव के पहले दिन मंदिर परिसर में स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता के तहत चित्रकला और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। बता दें कि श्री साईं बाबा मंदिर में 12, 13 व 14 दिसंबर को वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके तहत 48वें वार्षिक महोत्सव में रंगारंग छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम व भजनों की प्रस्तुतियों के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र होगी। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकार पुराणिक साहू दुर्ग द्वारा निर्देशित लहर गंगा और सुनील बंछोड़ राजनांदगांव की प्रस्तुति श्रद्धालुओं का भरपूर मनोरंजन करेंगे। वहीं विभिन्न संस्थाओं द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। इसके साथ ही महोत्सव के दूसरे दिन सुबह सामूहिक आरती एवं प्रसाद वितरण होगा। साथ ही सत्यनारायण की पूजा और दोपहर को सामूहिक आरती एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं रात्रि 8 बजे लोक कलाकार सुनील बंछोड़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे और अंतिम दिन सुबह पूजा अर्चना के बाद 1 बजे से आम भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष श्रीकांत समर्थ ने जानकारी दी है कि सबका मालिक है और बाबा जी को सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं। इस बार हमने प्रतियोगिता का जो आयोजन किया है वो हमारा मकसद है कि हमारे छोटे बच्चे लोगों को इसमें भागीदारी निभाना और वो अपने दृष्टि से जो अब ड्राइंग प्रतियोगिता चल रही है, हमने यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं रखा है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे शहर को कैसा देखते हैं, छत्तीसगढ़ को कैसा देखते हैं, कैसा भारत चाहते हैं, उनके मन में क्या भावनाएं हैं, ये बच्चे अपने ड्राइंग शीट में उरेक रहे हैं। और ये 5 साल से लेके और अधिक उम्र के बच्चे इसमें अभी देखते हुए बड़ा ये लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे के हाथों से कोई भगवान बना रहा है, कोई वृक्ष बना रहा है, कोई स्वच्छता का संदेश दे रहा है, कोई गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का संदेश दे रहा है, कोई अखंड भारत का संदेश दे रहा है। तो ये बच्चों के हाथों से हम अपने भारत को देख रहे हैं, अपने छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। और श्री साई महोत्सव और 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। आज से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और सुबह पूजा और बाबा का अभिषेक हुआ है। अभी पूजा की मेहंदी प्रतियोगिताएं एवं ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन है। ड्राइंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी ले रहे हैं और संध्या आरती के पश्चात छत्तीसगढ़ का लोक प्रसिद्ध कार्यक्रम लहर गंगा का आयोजन है। कल इसी तरह विभिन्न कार्यक्रम है। पूजा की थाली सजा प्रतियोगिता और अन्य रंगोली प्रतियोगिता आयोजित है। संध्या साई भजन का कार्यक्रम है और परसों जो है तीसरे दिन महाप्रसाद भंडारा, जिसे पूरे छत्तीसगढ़ के साई भक्त इंतजार करते हैं, उसका आयोजन किया गया, जो 1 बजे से 5 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात बाबा की शोभा यात्रा पालकी का कार्यक्रम शहर के विभिन्न मार्गों से होगा। इस तरह पालकी के पश्चात समापन का कार्यक्रम होगा। सार्वजनिक श्री साई महोत्सव समिति सभी साई भक्तों को सादर आमंत्रित करती है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।